तो पिछली क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर और भी अच्छे से न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे और समझते जाएंगे कि कैसे इक्वेशंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे डिफरेंट सिचुएशन में फोर्स की एनालिसिस करनी है, किसी ऑब्जेक्ट में इफ इट इज इन मोशन दैट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी बातें धीरे धीरे करके हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है सर, ब्लर और लैग, एनी प्रॉब्लम इन ऑडियो वीडियो? नहीं बेटा, तो ठीक है, शायद आपके नेटवर्क में थोड़ा इशू होगा, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझ में आई वो ये आई है, force acting on any object it will be equal to mass times of the acceleration of the object। ये मेन पॉइंट अभी तक हमें समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, जो मोशन में है, ठीक है, उसके ऑफ एक्सेलरेशन के बराबर होगा इफ मास इज कांस्टेंट। अगर उसका मास कांस्टेंट रहता है तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट एक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द मास टाइम्स ऑफ द एक्सेलरेशन। ठीक, तो अब इसी के ऊपर बेस्ड कुछ चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम स्टार्टिंग करेंगे बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है if net force any particle, ठीक है, net force acting on any particle is zero, then object is in object नहीं बेटा, particle लिखना है, particle is in इक्विलिब्रियम। ठीक, मतलब ये है कि अगर कोई सिस्टम आपको गिवन है और वो सिस्टम बोला जा रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये हुआ बेटा उससे वो जीरो है। आप इसको ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस जीरो, एंड इफ देयर आर, तो किसी एक पार्टिकल की बात हो रही है यहाँ पर, अगर हम किसी एक पार्टिकल की रीस्टार्ट क्या लिखा बेटा, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स, अच्छा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो उस पार्टिकल पर लगने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो। मींस अगर आप इसको निकालते हो, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहते हो, तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस मस्ट बी जीरो, जो ये भी सजेस्ट करता है बेटा कि एक्सेलरेशन भी जीरो है। पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी किसी भी डायरेक्शन में देखोगे क्या आएगा? जीरो आएगा। सो दैट इज द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। फॉर एनी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता, पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां पर सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, फॉर एनी ऑब्जेक्ट यू हैव टू से the net external force must be equal to zero as well as it also must be zero। अब ये टॉर्क क्या चीज है बेटा, ये आएगा आगे लेक्चर्स में, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट आप फोर्स लगाते में टपलिंग होने के चांसेस होते हैं। टपलिंग क्यों होता है बेटा? क्योंकि उस फोर्स की वजह से लीनियर मोशन भी आता है और रोटेशनल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया तो उस फोर्स की वजह से लीनियर एज वेल एज एंगुलर दोनों एक्सेलरेशन फॉलो करोगे, दैट ऑब्जेक्ट हैज नेट फोर्स एज वेल एज नेट टॉर्क जीरो। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल, तो पार्टिकल में डायमेंशन होता ही नहीं, और जब डायमेंशन नहीं होगा तो टॉर्क की कोई बात ही नहीं होगी इन केस ऑफ पार्टिकल। बट ये अभी ये रियल सिचुएशन बेटा, ऑब्जेक्ट वाली रियल सिचुएशन होती है। बट अभी क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू कंसीडर, मानकर चलेंगे कि व्हाटएवर फोर्स यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑन एनी ऑब्जेक्ट, दैट फोर्स हैज अ लाइन ऑफ एक्शन पासिंग। तो अब इसके ऊपर देखते हैं बेटा कि कैसे हम क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट हम आपको ये बात और बता देते बेटा, जो कि वेक्टर में भी मैंने आपको बताया था, लामीस थ्योरम। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर आती है, कभी कभी क्या होता है ना कि हमें लामीस थ्योरम यूज करने पर हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है, तो बेटा लामीस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, लामीस थ्योरम के अकॉर्डिंग इफ एनी ऑब्जेक्ट हैज थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, ठीक है ना, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट acting, if three forces acting on any object and object is in equilibrium, का मतलब क्या हुआ, the resultant of all forces is zero। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर तीन फोर्सेस लग रहे हैं बेटा, उन तीनों फोर्स के अंडर में है बट स्टिल इक्विलिब्रियम में है। जैसे एक एग्जांपल में बनाता हूँ, यहाँ पार्टिकल हो गया, इस पर कोई फोर्स यहाँ लगा दिया बेटा F1, कोई एक फोर्स हमने यहाँ पर लगा दिया बेटा F2, ठीक है, कोई एक फोर्स हमने यहाँ पर लगा दिया F हो गया बीटा, ये एंगल हो गया गामा। तो देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, ठीक है, एंड वी नो दैट the resultant of all these three forces, all these three will be concurrent force condition।
ठीक है ना। 3 कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब ये होता है बेटा कि कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब ये होता है कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट। ठीक है, कॉमन पॉइंट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो इफ 3 कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 कॉन्करेंट फोर्स लग रहे हैं और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, इन दैट केस लॉमी ने हमें बताया कि भाई इन दैट केस F2 upon sin beta is going to be equal to F3 upon sin gamma। ये बताया हमें लामी है। तो in that case you can say the ratio of force and the sign of the angle between the two other forces will be equal। क्या लिया F2 F3। अगर मैंने फोर्स दिया F2 तो एंगल किसके बीच का लिया बेटा F1 F3। मतलब एक फोर्स लेना है के साइन के साथ जो अदर टू फोर्सेस के बीच में बन रहा है। F1 लिया तो F2 F3 के बीच का एंगल लिया, F2 लिया तो F1 F3 के बीच का एंगल लिया, वो लिखा हुआ है। आई होप दैट आपने इसको वेक्टर में भी पढ़ा है तो यू नो दैट कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है बेटा, क्लियर है बात। अगर आप इन तीनों कॉन्करेंट फोर्सेस को F1 वेक्टर इधर पर जाएगा हमारा F2 वेक्टर, इधर पर आएगा हमारा F3 वेक्टर। मतलब जब आप इसको ट्रायंगल का अप्लाई करोगे वेक्टर, जो फाइनल वेक्टर का हेड होगा बेटा, फाइनल वेक्टर का जो हेड होगा वो इनिशियल वेक्टर के टेल पर आकर के दिएगा और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन रिजल्ट। तो बेटा जैसे F1 F2 के बीच का एंगल बोल रहे हैं, F1 F2 के बीच का एंगल क्या है बेटा गामा है। F2 और F3 के बीच का एंगल अगर आप देखोगे F2 और F1 है, और इसके बीच का एंगल देखोगे ये वाला एंगल, तो ये कितना है बेटा। तो चाहे ऐसे डायग्राम बनाओ, चाहे ऐसे डायग्राम बनाओ, इफ देयर आर F1 upon sin alpha equals to F2 upon sin beta equals to F3 upon sin gamma। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया लॉ के बारे में। क्लियर बेटा, क्लियर बेटा। सर इज दिस derived form of sin formula। को sin फॉर्मूले आते हैं फॉर द स्केलर ट्रायंगल्स। तो स्केलर ट्रायंगल की जो फॉर्मूला आता है उसी का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। मॉडिफाइड के उसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जो sin फॉर्मूला होता है वो यही लामीस थ्योरम मतलब sin फॉर्मूला जो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर इसको लामीस थ्योरम इसलिए बोल दिया गया है जिस। ठीक, तो ये जो पॉइंट्स थे बेटा ये हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। जो सिचुएशन आएगी आगे चल के क्वेश्चंस में उनको हमें हैंडल कैसे करना है। यस सर। अब बेटा देखो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं न्यूटन लॉ तो हम हमेशा क्या करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं। और जब हम इनिशियली फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, जब हम अपने कांसेप्ट को क्लियर कर रहे हो, तो ऑनेस्टली हमें फ्री बॉडी डायग्राम बना के बनाओ या जैसी मर्जी वैसे बनाओ, बट इनिशियली अगर आपको करना है, इनिशियली अगर आपको करना है तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन में हमेशा आपको फ्री बॉडी डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और उसी फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से आप न्यूटन का लॉ पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। तो फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है बेटा। फ्री बॉडी डायग्राम गिवन होता है, जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन होती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो कोई भी सिचुएशन इन कांटेक्ट विद ईच अदर एंड एनीवन इज पुशिंग दैट और पुलिंग दैट, ठीक है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि पुली और मास का एक सिस्टम आ जाए जिसमें मासेस स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो ऐसे कुल मिलाकर के आपको कई सारे सिस्टम की एनालिसिस करनी है। आपको एनालिसिस करना है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ये सारी एनालिसिस करना। ठीक है, अंदर से एक ऑब्जेक्ट को पकड़कर बाहर निकालना। कौन से ऑब्जेक्ट को, जिसका एनालिसिस आपको करना है, ठीक है ना। उसके बाद एरो की हेल्प से, एरो की हेल्प से आपको वो सारे फोर्सेस जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उस सिस्टम के अंदर लग रहे थे वो सारे फोर्सेस उसके ऊपर लगाने। और लगाने के बाद फिर जो लास्ट स्टेप होता है आपका, if the object is in equilibrium you will say that in equilibrium then आप बोलोगे net external force equals to mass times of acceleration। ये होता है बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1 जो आपको करना है बेटा वो क्या है, neat and clean diagram of the object under observation, object of a system under observation, जिसका ऑब्जेक्ट करने के लिए डायग्राम बनाओ। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको करना है शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग, शो ऑल फोर्स that object on that object with the help of arrow, with the help of arrow, okay। And then step f of x is equals to f of y is equals to f of z is equals to 0 if object is in equilibrium। अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तब आप ये अप्लाई करेंगे ऑफ एक्सेलरेशन along x axis, fy equals to mass times of acceleration along y axis, fz equals to mass times of acceleration along z axis if object is not in equilibrium। ठीक,
तो सबसे पहले जिस भी सिस्टम की बात हो रही है उस सिस्टम के किसी एक ऑब्जेक्ट को निकालो, निकाल के उसका एक ऊपर एक्ट करने वाले सारे फोर्सेस एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करिए एंड देन द फाइनल स्टेप इज एफएक्स। अच्छा, ये फाइनल स्टेप पर आने पर लेना जो एक्स या वाई के अलाउंग नहीं या फिर उस लाइन के अलाउंग नहीं है जिस लाइन के अलाउंग आप फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको रिजॉल्व करना होता है, रिजॉल्व करना आपको आता है। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए एक स्टेप दी थी, आपको पता है, ये सब आपने पढ़ लिया है, मुझे पता है इसका था, ठीक है। और आई सर प्लीज कैन यू रिपीट सिस्टम विद एग्जांपल। बिल्कुल बेटा, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं। अब जब हम एग्जांपल लेंगे, अब एग्जांपल की बारी, अब जब हम एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं बात क्या कर रहा था, ठीक। मैं क्या बात कर रहा था, ये सारी बातें यहीं पर आ जाएंगी। देखो, जैसे सबसे पहले मैं अगर कोई एक एग्जांपल लेता हूँ तो एक एग्जांपल एक वेरिएबल लूंगा, फिर न्यूटन लॉ पढ़ाऊंगा ढंग से, ठीक। देखो बेटा, जैसे कि ये मान लो रूफ है, ये वॉल है, हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लगाई यहाँ पर, इस तरह से एक स्ट्रिंग लगाई और यहाँ पर नॉट दे करके एक ऑब्जेक्ट को सस्पेंड कर दिया बेटा। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमने सस्पेंड कर दिया, ठीक। ये एंगल है 90 डिग्री और ये एंगल है 37 डिग्री। यू ऑल नो अबाउट द 37 डिग्री। अब ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर सस्पेंड किया है बेटा, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मान लीजिए 30 केजी। फाइंड आउट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हर स्ट्रिंग में आपको टेंशन बताना है, व्हाट इज द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो देखो, ये जो डायग्राम के अंदर इसके कंपोनेंट्स क्या है बेटा, एक कंपोनेंट तो है एक मास जो लटका है, ठीक। ये रस्सियां स्ट्रिंग्स जो है, ये वाली स्ट्रिंग्स आ रही, ये कंपोनेंट हो, और इसके साथ साथ एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर जहां पर नॉट दिया गया है, वो भी एक कंपोनेंट। सो दिस सिस्टम कंसिस्ट वन मास। तो अब ये पूरा का पूरा हो गया सिस्टम। अब इसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन की बात होती है, इस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा 30 केजी का जो ऑब्जेक्ट है, ये इक्विलिब्रियम में। अगर ये 30 का एक फ्री बॉडी डायग्राम है, मैंने तुरंत इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब हमें यहाँ पर ये शो करना है कि कौन कौन वेट mg लगेगा नीचे, ठीक। इसका वेट लगेगा mg नीचे की तरफ, ठीक। 500 एंड 400 आंसर आ गया, ओके बेटा, ठीक। इसके बाद ये देखो बेटा, टेंशन आएगा, उसको मैंने नाम दे दिया T1। पहले टेंशन के बारे में आप सबको याद होगा, बताया था। अब यहाँ पर नॉट पड़ी हुई है तो इस पोर्शन में टेंशन अलग आएगा, इस पोर्शन में टेंशन अलग आएगा। इसमें टेंशन आया बेटा T2, टेंशन हमेशा पेयर में आता है। इसमें टेंशन आया बेटा T3। अब ये डायरेक्शन आपके दिमाग में अगर नॉट पॉइंट पर बैठना, छाता लिया, रस्सी के अलाउंस होता चला, यहाँ पर बैठ गया, छाता लिया, इस रस्सी में हमें टेंशन का डायरेक्शन पता करना था, छाता खोला ऐसे, ठीक। इस वाली रस्सी के अलाउंस खोला ऐसे खुल गया, इस वाली रस्सी के अलाउंस ऐसे, ठीक। अभी हमारा एक पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड द फ्री बॉडी डायग्राम। इसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इस ऑब्जेक्ट को उठाया, यहाँ बनाया और इसका वेट जो फोर्स लगा। अब यहाँ पर एक और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा इस नॉट का। नॉट मतलब जहाँ पर आपने उसको रस्सी को बांध रखा है, तो उस पॉइंट का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना के बेटा देखो ये। अब यहाँ पर देखो क्या था, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है T1 नीचे की तरफ, मैं बात कर रहा हूँ इस नॉट की, नॉट के भी ये वाले फोर्स। दूसरा लग रहा है बेटा इधर पर T3 और तीसरा लग रहा है बेटा इधर पर T2, ठीक। अब आपसे बोला गया था कि ये वाला एंगल कितना है भाई, 37 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 37 डिग्री है तो यहाँ वाला एंगल कितना होगा बेटा, 37 डिग्री होगा, राइट। और अगर इसको हम कंप्लीट करें तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 53 डिग्री। तो ये दो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने इस सिस्टम से निकाले बेटा, ये दो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने सिस्टम से निकाले। छोटा सा क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। 500 400 कई सारे लोगों का आ रहा है, कितना आ रहा है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है, क्या है। पहले मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, ठीक है बेटा। अब देखते हैं, क्योंकि कर लिया मैंने, तो FPD1 में देखो बेटा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। आप बोलोगे T1 की वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर। बोलोगे क्यों, क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट कब होगा, जब नीचे वाला ऊपर वाले को बैलेंस करेगा, राइट। जब नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स को बैलेंस कर लेगा तो आ जाएगा बेटा जीरो फोर्स, आ गया 300 न्यूटन। तो एक टेंशन ये तो हमें समझ में आ गया, तो इस ब्लॉक की स्प्रिंग पर लगा होगा, ब्लॉक के साथ जो स्प्रिंग ना, इस स्प्रिंग में जो टेंशन है 300 न्यूटन आया। अब ये T1 आ गया बेटा 300 न्यूटन। अब यहाँ पर देखो दो तरीके से सॉल्व करने के, FBD2 को सॉल्व करने के दो तरीके। पहला तरीका क्या है, फाइंड आउट द कंपोनेंट मेंटल डायरेक्शन, और T3 sin 37 वर्टिकल डायरेक्शन। बोलो बेटा ऐसे रिजॉल्व करोगे ना। अब इसमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, आपको ये सब पता है, कैसी बात है। जिसको नहीं पता बेटा पूछ लेना, ये नहीं कि आपको नहीं पता है तो पूछ नहीं सकते, पूछ सकते। रिजॉल्व करना आता है ना, मैं नहीं बताया था आपको वेक्टर में, ठीक है बेटा। तो अब देखो इसको क्या किया, रिजॉल्व कर दिया मैंने। T3 का एक पार्ट आया
cos 37 एक पार्ट है, ये नॉट भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी नहीं चल रहा है, रेस्ट में इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट ही नहीं होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चल रहा है, ठीक है, पर इसलिए यहाँ पर ये रेस्ट में है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे बेटा, T2 की वैल्यू होनी चाहिए cos 37, अब cos 37 की वैल्यू क्या होगी, cos 37 की वैल्यू तो आपको बताया गया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल लो, ठीक है, ये राइट एंगल 53 हो गया, तो 37 के सामने 3 आता है, 53 के सामने 4 आता है और हाइपोटेन्यूज 5 आता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसके पहले एंगल 37 और 50 बनता है, तो इसी ट्रायंगल से देख करके बताओ cos 37 मतलब बेस अपॉन हाइपो बाय 5 और हमारा t1 कितना है बेटा, t2 t3 आता है, ओके ठीक है, तो अभी हमें इसके बारे में आईडिया नहीं है, तो हम यहाँ पर t3 cos 37 4/5 ये t2 और t3 का रिलेशन मिल गया। अब बेटा वर्टिकल वाले फोर्स को बैलेंस करो, वर्टिकल वाले फोर्स को बैलेंस करोगे t1 क्या आएगा बेटा, t2 sin 37, जिन लोगों के आंसर आते हैं थोड़ा बोर हो रहे होंगे बेटा, बट कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं, आराम से चलूंगा, आगे स्पीड अप करूंगा, तो t1 t2 3/5, अब यहां पर t1 कितना है बेटा 300 500, मतलब इस स्ट्रिंग के इस वाले पोर्शन में कितना न्यूटन का इसमें मोशन इन दूरी एंड 1d दोनों आएंगे। हाँ बेटा कब से मैं कॉल करके बैठा हूं, ग्रुप में मैसेज भी डाल रखा हूं कि ऑल काइनेमेटिक्स विल बी द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। चलो ये t2 आ गया, अब इसके बाद t2 आ गया, यहाँ पर पुट कर देते हैं, t2 को यहाँ पर पुट कर देते हैं बेटा 500 into t3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, t3 आ जाएगा 500 into 5/4 125 into 5 कितना आ जाएगा 625 आपका, t2 equals to t3 cos 37 t3 cos 37 sin 37 cos 37 4/5, हाँ ठीक है 4/5, अच्छा मैंने यहाँ पर ठीक सही भी लिखा बेटा 655 आ रहा है क्या, अच्छा t2 equals to this ये अच्छा बेटा हाँ ठीक ठीक सर ये t3 ये t3 अब t2 equals to 500 into 4/5 that is 400 न्यूटन। So this is all the tension in the all part of the string. I hope that आपको समझ आया, सबको समझ में आ गया क्या, क्लियर, गुड, नेक्स्ट, अब आपको समझ आ गया आपको करना क्या, एक दो मिनट और मैं फ्री बॉडी डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं फटाफट बनाना शुरू करूंगा, सॉल्व करना शुरू करूंगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है बेटा वो देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये कुछ इस तरह का सिस्टम बना है बेटा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक मास या कोई एक फोर्स लगा दिया गया है, मान लो 100 न्यूटन का, और यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया गया बेटा 350 न्यूटन का, और ये पूरा अरेंजमेंट आपको बना कर दिया गया है, आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द टेंशन इन ईच पार्ट ऑफ द स्प्रिंग। अब देखो जो टेंशन पड़ा था वो सब आपको यहाँ पर कांसेप्ट आपको समझ में आएंगे, ये पूरी की पूरी एक सिंगल स्प्रिंग, ये पूरी की पूरी ये जो ये फोर्स लगा है, स्प्रिंग केवल ये है और ये, बताओ बेटा टेंशन इन ईच पार्ट ऑफ द स्प्रिंग, सॉल्व करो बेटा, आया बेटा किसी का आया, मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता जिससे आपको आंसर देने में आसानी हो, ए मार्क कर दिया, बी मार्क कर दिया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, तो आप ऐसे बता देना ए बी में टेंशन कितना है, बी डी में कितना है, डी ई में कितना है, डी सी में कितना है, do the same thing, this is the system and you have to draw the free body diagram, एक आपका free body diagram इस नॉट का बनेगा, एक free body diagram इस नॉट का बनेगा, सर व्हाट इज द 100 न्यूटन, बेटा ये भी एक फोर्स लगा हुआ है ना, जैसे इस नॉट को किसी ने पकड़ के ऐसे नीचे खींचा 350 न्यूटन से, इस वाले नॉट को भी कोई पकड़ के नीचे खींचा 100 न्यूटन से, ये भी एक फोर्स लगा हुआ है बेटा,
100 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रिंग है तो इसमें भी टेंशन आएगा कुछ इस तरह से, आप टेंशन मार्क करोगे। मान लो इसके टेंशन का नाम दे दिया T1, इसमें भी टेंशन आएगा बेटा, इसका भी नाम दे दिया T3, इसमें भी टेंशन आएगा बेटा और इसका भी नाम दे दिया T4, क्योंकि हर जगह नॉट लगी हुई है। नॉट लगी है इसलिए क्या है, भले से ही सिंगल स्ट्रिंग है लेकिन टेंशन की वैल्यू अलग अलग आएगी। आई होप दैट आपको समझ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने टेंशन आता है, हाँ इस पोर्शन अगर पूरे पीसी वाले पोर्शन में किसी भी पॉइंट पे देखो। अब बनाते हैं बेटा एफबीटी। एफबीटी बनाते हैं पॉइंट बी पर सबसे पहले। तो पॉइंट बी पर देखो क्या क्या है। पॉइंट बी पर एक फोर्स लगा है नीचे को 100 न्यूटन, एक टेंशन लगा है बेटा यहाँ पर T1, एक टेंशन लगा है बेटा इधर पर T2, जो कि वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और एक टेंशन यहाँ पर लगा हुआ बेटा इस जगह पर, इस तरफ की, ये है T3, 37 डिग्री के एंगल पर। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द नॉन बी। बोलो बेटा सबको समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना, तुरंत बताना, ठीक, शांत मत बैठ रहना। ये हो गया इसका एबिलिटी। अब इसका एबिलिटी बना लेते हैं, दूसरे वाले का एबिलिटी यहाँ बना लेते हैं। ये एक फोर्स लगा है बेटा 350 नीचे की तरफ, ठीक, यहाँ पर एक लग रहा है ये कितना लग रहा है बेटा T4, ये कितना लग रहा है बेटा T, ठीक है। एंगल्स देख लिए जाए, एंगल्स देख लिए जाए कितने एंगल पर लगे। तो ये ऐसी लाइन की अल्टरनेट एंगल बनेगा 45, ये 37 था तो ये भी कितना होगा बेटा 37, ये वाला एंगल कितना बनना है 37 डिग्री का एंगल। ये हो गए दो फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्टेप होता है कि हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करना होता है। तो हम यहाँ पर फोर्सेस को रिजॉल्व करने वाले, इसके साथ एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ cos आता है, जिसके साथ एंगल बनाए उसके साथ क्या आएगा cos, इस वाली लाइन के अराउंड क्या आएगा cos। आप क्या लिखोगे T2 cos 30, ठीक, और उसके ठीक परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा बेटा T2 sin 30, ठीक। अब T3 को करते हैं, तो T3 इस वाली लाइन के साथ एंगल बना रहे हैं, नीचे वाली लाइन के साथ एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा T3 cos T3 sin 30। सारे फोर्सेस रिजॉल्व। अब आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, अब आप फ्रॉम फर्स्ट डायग्राम, फर्स्ट वाले डायग्राम से 30 डिग्री है, ये इक्वल है किसके बेटा 100 प्लस T3 cos 37। क्या इस तरीके से आ जाएगा? क्या आपने सॉल्व किया, चेक किया, आया? अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो क्या? आप बोलोगे कसम खा के, आप नहीं बोलोगे। चलो पहला भी बन गया, दूसरा बन रहा है T2 sin 30 प्लस T1, ठीक। दो इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गई, अब यहाँ से भी मिलेंगी, इसमें भी आपको रिजॉल्व करना है, चलिए करते हैं रिजॉल्व। इधर पर आएगा बेटा T4 cos 45 डिग्री, इधर पर आएगा T4 sin 45 डिग्री, इधर पर आएगा, क्योंकि एंगल तो ऊपर के साथ बना है नीचे जाएगा, और इधर पर आएगा T3 sin 30। तो एक और फॉर्मूला, एक और इक्वेशन T3 sin 37 प्लस T4 cos 45 इज इक्वल्स टू 350, और एक और इक्वेशन बेटा T3 प्लस T3 sin 37, T3 sin 37 is equals to T4 sin 45. There are four equation, four unknown, और आप बड़े समझदार व्यक्ति सॉल्व कर लोगे। कर पाओगे क्या बेटा? इसको विधि में 200, तो ये का आंसर आया है हमारे पास। अभी बेटा जितना मैंने यहाँ पर बनाया है, क्या आपको ये समझ आया? क्या आपको ये समझ आया? थोड़ा सा स्लो ले सकता हूँ, एक दो क्वेश्चन और थोड़ा स्लो होगा, आप जल्दी अच्छे से समझ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर हम आगे स्पीड अप करेंगे। यहाँ पर जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया आपको समझ में आया? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैं उस बी को हटा करके इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ बेटा। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए कर सकते हैं, मैं आपको एक दूसरी चीज बताता हूँ। लामिस थ्योरम आपने पढ़ी है, पॉइंट पी पर लामिस थ्योरम लग जाएगी, और लामिस थ्योरम लगने से फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर है। आप यहाँ पर लगाओ लामिस थ्योरम, ठीक है। इसीलिए मैं पूछा था कि चार इक्वेशन बनी है, चारों को आप सिमेट्रिकली सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा, पर मैं पॉइंट डी पर मैं लगाने वाला हूँ लामिस थ्योरम। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कितना
आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ये एंगल कितना है 45, ये एंगल कितना है 37। तो T3 और T4 के बीच का जो एंगल है वो कितना किया तो चेक कर सकते हो 37 + 45 होगा, है ना। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 350 अपॉन sin 37 + 45 लिखोगे कि नहीं लिखोगे बेटा, 350 अपॉन 30 एंगल, राइट। फिर आप लिखोगे ये वाला एंगल ढूंढना है। अब ये वाला एंगल कितना है 90 + 53, 90 + 53, राइट। ये 90 हो जाएगा 90 + 53 and it is going to be equal to, अब यहाँ पर भी देखोगे क्या है बेटा 90 + 45, ये 90 + 45। बोलो बेटा ये लामिस पे मैंने पॉइंट डी पर जो लगाया वो सही है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नजर आ रही है क्या? साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका ये है, आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते। बोलो बेटा ये जो लामिस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखा है क्या वो आपको समझ आया, कहीं कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत? क्या मैंने लामिस थ्योरम सही लगाया है? पॉइंट डी पर कोई तो बोल दो। एंगल्स दोबारा बता, नो दिक्कत। मुझे वो फ्री बॉडी डायग्राम फिर से आपको दिखाना पड़ेगा। देखो ये 350 तो नीचे लग रहा था, ठीक है। यहाँ पर लग रहा था कितना बेटा T4 और कितने एंगल पर था आपने देखा ये 45 डिग्री एंगल पर था, और एक इधर पर लग रहा था बेटा और आपने देखा ये 37 डिग्री एंगल से बोला 45 डिग्री। तो अब देखो बेटा T4 T3 के बीच का एंगल हो गया 37 + 45। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके तो ये तो 90 हो गए। अब ये 37 हो गए तो बचा कितना, ठीक है बेटा। और यहाँ से इस लाइन को आगे बढ़ा दो, ये 90 रहेगी 45 आया समझ में। T4 और 350 के बीच का एंगल 90 + 45, 350 और T3 के बीच का एंगल 90 + 53। एंड नाउ आई विल बेटा समझ आया तो फटाफट से आंसर ऐसे निकल जाएंगे T3 और T4, ठीक है बेटा। तो अब देखो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखो T4 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, T4 आने वाला है 350 into sin 90 का cos क्या होता है cos 50 cos 50 अपॉन sin 37 + 45 की वैल्यू क्या आएगी, सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। sin 37 cos 45 प्लस cos 37 sin 45, sin के प्लस कितना होगा 3/5 होगा क्या, राइट। अभी जो ट्रायंगल बनाया उसने देख कर सकते हो आप, ठीक है बेटा। DE 120/2, हाँ बेटा अभी थोड़े थोड़े करेक्शन होंगे टेंशन मत लो। अब sin 37 क्या होता था 3/5 into 1/2 1/2 प्लस 4/5 into 1/2, तो 3 4 7 हो गया 7/5 √2, ये √2 है। सॉल्व करो कितना आया 350 into 3 upon 5 into नीचे आया 7/5 √2, तो 5 √2 ऊपर हो गया upon 7, 5 से 5 हो गया कैंसिल बेटा, 7 5 जा 51 52 बेटा 150 √2। इस वाले पोर्शन में DE का जो टेंशन है बेटा 150 √2, चलो 120 है या फिर 150, भाइयों बहनों समझ आया? यस सर। बोला बोला। अच्छा आज लग रहा है, एक सेकंड, तभी तो किसी की आवाज नहीं आ रही, वेट वेट बेटा। यस वो अब नहीं होगी। हाँ बेटा अब आप बोलोगे तो आपकी आवाज मुझे सुनाई देगी, वो हेडफोन मोड पे लगा था। गुड चल अब बेटा ये आ गया। अब क्या करो, इसको ले लो चाहे इन दोनों को ले लो, ये कर दो, ठीक है। ये नोट कर लिया, कितने समझदार हो, सॉल्व कर चुके होगे, ठीक। अब देखो इन दोनों को कंसीडर करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं फटाफट से। अब बेटा T4 अपॉन, इसको लिखोगे T4 अपॉन cos 53 और ये किसके बराबर है T3 अपॉन cos 45, ठीक है बेटा। अब T4 की वैल्यू 150 √2 आई, इसको लिख देते हैं T4 की वैल्यू 150 रूट, इसको यहाँ पर लिख 13 आया T/5 into 5/3 कर देता हूँ सीधे into 5/3 is equals to √2 √2 से √2 कैंसिल हो गया 3 5 का 50 250, T3 की वैल्यू आ गई बेटा, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक। अब देखो आपको क्या मिल गया T4 और T3 मिल गया, इसमें डालो T3 T2 मिल जाएगा और इसमें डाल दो T2 T3 T1 मिल जाएगा, सॉल्व कर लोगे, ठीक है बेटा। अब मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप सॉल्व कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हुआ। अच्छा sin 37 को 3/5 कैसे लिखा मैंने, अभी अभी कुछ देर पहले एक ट्रायंगल बनाया था, ये ट्रायंगल याद रखो बड़ा काम आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रायंगल है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। अगर एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसके साइड्स की रेशियो परपेंडिकुलर
बेस और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 रहेगा। 3 4 5 के रेशियो में अगर है तो जो छोटा वाला साइड है उसके सामने छोटा सा एंगल बनता है 37, जो बड़ा वाला साइड है उसके सामने बड़ा वाला एंगल बनता है 50। और इसी से आप निकालो cos 36 sin 37 मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। ठीक है, cos 37 मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। tan 37 परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 3/4। ठीक है बेटा, आ जाए तो ओके चलो ठीक है, इतनी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। हटा दे इसको, अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। जानबूझ के मैंने क्वेश्चन दिया था जिससे आपका मैथमेटिक्स आपको भी कॉल की आवाज आ रही है क्या? ओके, हाँ बेटा आवाज आ रही है नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल। अब मैं आगे आता हूँ बेटा, f इक्वल्स टू ma भी लगेगा वो भी लगाएंगे। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, टेक्निक्स भी समझ में आ जाए, कैसे हैंडल करना है। फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है कि यार ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन जा रहा है जाने दो, अपने कांसेप्ट पे बने रहो। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। मान लीजिए 3 ब्लॉक्स हैं बेटा एक दूसरे के ऊपर रखे हुए। ठीक, 3 ब्लॉक्स हैं ए बी सी, इसका मास है ma, इसका मास है mb, इसका मास है mc। ठीक, यहाँ बीच वाले पे मैंने एक फोर्स लगा दिया बेटा, बीच वाले पे मैंने फोर्स लगा दिया f। ठीक है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, स्मूथेस्ट नहीं स्मूथ। ओके, आपको बताना है फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन एट ईच ब्लॉक। जल्दी आंसर चाहिए, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर चाहिए। आ रहा है बेटा? आगे बेटा, लेफ्ट वाला नहीं। आया बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ ठीक ठीक। Acceleration of EMC is 0, acceleration of B F upon MB plus MB plus MC, what is this? Is it normal? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ बेटा, आपने शायद टाइप करने में दिक्कत होती है, टाइप करते करने की। इवन अब आप शायद बोल सकते हैं, मतलब शायद क्या आप तो ऐसे बोल सकते हैं, अब आप बोलेंगे तो मैं आपको सुन क्या है यहाँ पर? अच्छा बाय मिस्टेक, ठीक चलो। एफबीडी बनो, सबसे सही तरीका एफबीडी बनो। सबसे पहले आप ऊपर वाले ब्लॉक एफबीडी बनो। क्या कोई और फोर्स लग रहा है क्या इस वाले के ऊपर वाले? वेट लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल कितना लग रहा है? एमडी लग रहा है। एमडी और एमए के बीच कांटेक्ट है, इसको एन1 मान लेते हैं बेटा नॉर्मल। अब यहाँ पर देखो एमडी पर, एमडी पर नीचे, एन2 लग रहा है ऊपर को और एन1 लग रहा है नीचे, क्योंकि नॉर्मल हमेशा केयर में आता है। तो जितने फोर्सेस इसको पुश किया तो उतने फोर्स ये नीचे भी लगे हुए, बी वाले पर इतना लगे। और साथ ही साथ इस पर एक और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी। ठीक है बेटा, और सी वाले का देखना है, सी वाले का देखते हैं। इसका मास, इसका वेट कितना लगा बेटा? mcg, नॉर्मल कितना लगा? n3 मान लेते हैं, n2 ऊपर की लगेगा। किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ जल्दी। क्या ये एफबीडी सबको समझ में आई है? यस सर। गुड। तो अब बस आप अपना जो कांसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग लिखो। n1 की वैल्यू कहां से आ जाएगी? n1 आ गया कितना बेटा? mh। ठीक,
तो डिस्टेंस की बात करोगे तो नेट फोर्स ऊपर वाले डायरेक्शन में बैलेंस है और इधर कुछ है नहीं, एक्सेलरेशन आपकी क्या होता है। अगर फ्रिक्शन होता तब कुछ और बात होती है, फ्रिक्शन में ये क्वेश्चन आया था वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी फ्रिक्शन नहीं था तो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन फोर्स, देखो एक्सेलरेशन मतलब होता है नेट अनबैलेंस फोर्स, N2 N1 N3 ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, F को कोई बैलेंस नहीं कर रही, ठीक है बेटा। ए भी आ गया, एक्सेलरेशन आप भी आ गया। अब N2 निकालो, N2 कितना आएगा, N2 आ रहा है N1 प्लस उसको लिखेंगे MAG प्लस MV, ठीक। इस पे देख लो बेटा, एक्सेलरेशन इसका क्या हो गया 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन mcg। आई होप बेटा आपको ये बात समझ में आ गई। छोटा सा क्वेश्चन था बेटा, क्लियर है क्या? क्लियर है बेटा? जल्दी से एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है समझा दूं, आप उसको सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये मैंने बगल में लिखा हुआ है, इसको मैं आपको समझा देता हूं, आप उसको सॉल्व करके एमए की एक्सेलरेशन कितनी कैसे होती है, जब आप इसको ऊपर खींचोगे सारे सरफेस स्मूथ है, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक। फ्रिक्शन तो है नहीं है ना यहाँ पर, ओके। तो मैं जो दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हूँ वो बता सर, सेकंड क्वेश्चन विजिबल हो गया, विजिबल एक से। हाँ मैडम क्या बोल रहे हो सर? सेकंड क्वेश्चन इसको बताता हूँ, इसमें आपको करना क्या है। देखो बेटा, एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक ग्रेविटी का चक्कर नहीं है, इसको इस ब्लॉक को तीन लड़के मिलकर के पुश कर रहा है, ये कर रहा है, वो पुश कर रहा है, ठीक है। कितने कितने फोर्स से वो पुश अप कर रहे हैं वो आपको ज्ञात है। हर लड़के का मास 45 केजी है, हर लड़कों का मास 45 केजी, इसका भी और इसका, ठीक। और ये फोर्स यहाँ पर लग रहा है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है। आपको ये बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉय the block who is pulling the block। दो क्वेश्चन है बेटा, आपको इसको सॉल्व करके आना है, ठीक है। दूसरे क्लास का टाइम हो रखा है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन कोई दिक्कत तो नहीं? तीन लड़के मिल करके एक ब्लॉक को पुल या पुश कर रहे हैं, दो पुश कर रहे हैं, एक 140 न्यूटन 128 2 न्यूटन से पुश कर रहा है। आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये 20 केजी ब्लॉक जो है उसका एक्सेलरेशन क्या है, और साथ ही साथ आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉय हु इज पुलिंग द ब्लॉक। कोई दिक्कत तो नहीं? कर पाओगे ना? ओके बेटा, फिर करते हुए आइए अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक।